हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हमारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे एमसीक्यूज टाउन प्लानिंग के, जो कि यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन से रिलेटेड है। यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना सिलेबस का, क्योंकि हमेशा इसमें से आप मान के चलिए कम से कम 5 से 8 10 क्वेश्चन आपको यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन से। और अगर आप ये 440 पेज की जो पूरी गाइडलाइंस है वो पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका आधा कोर्स हो जाएगा। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है, ये हमारा आरपीएससी का सिलेबस है। यूआरडीपी स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग, एजुकेशन, हेल्थ, पार्क, प्लेग्राउंड, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग बने रहें लेक्चर के दौरान। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज? निम्न में से कौन सी बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है? वाटर सप्लाई हो सकती है, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, पार्क, ओपन स्पेस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दी। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, तो सबसे जो बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेकेंडरी में आता है। बेसिक की अगर बात करें तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए। Which of the following is not a type of water system? निम्न में से कौन सा वाटर सिस्टम का टाइप नहीं है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्रेविटी फेड वाटर सिस्टम, दूसरा है पम्प्ड सिस्टम, तीसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम और चौथा है कॉम्बिनेशन सिस्टम। ग्रेविटी फेड सिस्टम में क्या होता है, जो पानी का जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है। पम्प्ड में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं वाटर का लेवल आपको लोअर लेवल से ऊपर लेना है, तो वो वाटर लेवल का सिस्टम होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस ये जो है किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम के पार्ट का टाइप नहीं, पानी को शुद्ध करने का जो आपने आपके घरों में लगा होगा आरओ, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस को आरओ बोलते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। और थर्ड एक कंबाइंड सिस्टम जो कि ग्रेविटी और पंप से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम? निम्न में से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या फंक्शन है? तो इसमें हम देखते हैं जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। जैसे आपके सिटी में जो बारिश होती है, तो बारिश के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा सिटी में बहुत सारे ढाबरे भर जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए आपका जो ड्रेनेज सिस्टम अगर वो बहुत अच्छा है, तो वो जो स्टॉर्म वाटर है वो फटाफट वहां से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब बारिश आ रही है उस टाइम पर आप पानी को नहीं रोक सकते हो। ठीक है। To collect and store rainwater for later use, to remove excess rainwater for urban areas, to treat wastewater before discharging it into water bodies, to provide water for irrigation पर्पस। तो जैसा ग्राउंड में भी जो होता है, आपने देखा होगा मैच हुआ था आईपीएल का फाइनल, उसमें भी देखने को मिला था हमें कि पानी जो है तेजी से उन्होंने रिमूव कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिमूव एक्सेस वाटर। तो इसका जो आंसर है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो फंक्शन है वो एक्सेस वाटर को हटाना है। अब मैं बात करता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या फायदा है ना? तो सॉलिड वेस्ट होता क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। सॉलिड वेस्ट जो भी आपके घर से कचरा निकलता है, भले ही वो फल फ्रूट के कचरा हो, प्लास्टिक का कचरा हो, उन सबको अपन सॉलिड वेस्ट में काउंट करते हैं। टू रिसाइकल वेस्ट मटेरियल ये हो सकता है पर्पस। दूसरा है टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन सेफ एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी, टू सेल वेस्ट मटेरियल फॉर प्रॉफिट। तो जो बेसिक पर्पस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो है टू डिस्पोज वेस्ट इन सेफ एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। जो भी वेस्ट आपके घरों से निकल रहा है उसे आप एक सेफ तरीके से और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर से अगर आप उसको डिस्पोज करते हैं, तो ये पर्टिकुलर पर्पस है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज? निम्न में से कौन सा अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है? तो सड़कों पे आप वॉक करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, क्या आप अर्बन एरिया में एरोप्लेन से चलते हैं? नहीं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा एरोप्लेन। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस? टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि एक दूसरे से बात करना। लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फोन हो सकता है, केबल फोन होता है, एयर कंडीशनिंग, ये कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं है। ये आपके कमरे को ठंडा करने में काम आता है, तो एयर कंडीशनिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्क एंड ओपन स्पेस इन एन अर्बन एरिया? अर्बन एरिया में पार्क और ओपन स्पेसेस का क्या फायदा है? टू प्रोवाइड प्लेस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकता है, टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी हो सकता है, टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, टू प्रोवाइड एडिशनल हाउसिंग। तो हाउसिंग वाला आप यहाँ देखिए, हाउसिंग वाला तो मैं सिंपल कर,
नॉइज पोल्यूशन में भी उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता। तो मेन जो पार्क और ओपन स्पेसेस होते हैं वो लोगों के लिए ये होता है कि आपकी कम्युनिटी में, रेजिडेंशियल एरिया में, हाउसिंग कॉलोनी में कहीं ना कहीं पार्क होता है। तो वो जो होता है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए होता है कि बच्चे वहां जाते हैं, अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्थ सर्विस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में हेल्थ सर्विस का क्या फंक्शन है? इमरजेंसी मेडिकल केयर, हाँ, और अगर आप सिटी एरिया में है तो वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर, बचाव और क्योर करने वाली दोनों हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए। टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया अपने पास। अब मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग इन अर्बन एरियाज। जो रात के टाइम पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है उसका क्या? टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक लाइट से, स्ट्रीट लाइट की बात हो रही, ट्रैफिक लाइट की नहीं बात है। गलियों में जो लाइट जलती है उससे रोशनी होती है रोड पे, तो उसका ट्रैफिक कंजेशन से कोई रोल नहीं होता। टू इंप्रूव रोड सेफ्टी, हाँ ये हो सकता है। टू प्रोवाइड एडिशनल लाइटिंग फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, नहीं भैया हम ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करते कि आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक्स्ट्रा। टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, नहीं भैया ये बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है, जो रोड लाइट होती है उसका बिल भी आपको ही देना पड़ता है, तो ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता था। सबसे जो इसका पार्ट हो जाएगा, टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन रेजिडेंट्स, जी हाँ ये हो सकता है। टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन द सिटी, टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का सुधार करना ही जो है इसका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और 11वें सवाल पर आ चुके हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शायद पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, कि यार यूआरडीपीएफआई जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, किसके लिए होता है? यू फॉर अर्बन रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा है अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा आपके लिए दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, यूआरडीपीएफआई अगर हम पढ़ रहे हैं और आपने अगर पढ़ा भी है थोड़ा बहुत भी, तो इसका फुल फॉर्म होती है अर्बन एंड रीजनल प्लान डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये भूलना मत, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में बार 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 बार। ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है। Which of the following is not a physical infrastructure provision as per URDPFI standards? Physical water supply, sanitation, transportation network और education facilities। तो कौन सा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में? तो इसमें आ जाएगा मेरा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क जो है मेरा यूआरडीपीएफआई के कारण स्टैंडर्ड्स नहीं है। ठीक है, which of the following is not a physical infrastructure provision, सॉरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो फिजिकल वाटर सप्लाई हम फिजिकली प्रोवाइड करें। एजुकेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटीज जो है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ फॉर ए स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया एज पर द यूआरडीपीआई। तो यूआरडीपीआई की अगर देखें तो लगभग वो जो है 30 फीट इसमें काउंट होती है, और आप देखेंगे कि 30 फीट या 31-32 फीट जो होती है वो 10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। As per URDPFI standards, what is the minimum percentage of land to be reserved for open areas, पार्क और सिटी के लिए? जो सिटी है उसके अंदर पार्क और ओपन स्पेसेस के लिए लगभग लगभग जो है 10% जगह हमें खाली छोड़नी पड़ती है। अगर हम कोई नया टाउन बता रहे हैं तो उसमें से जो 10% जगह है वो आपको छोड़नी पड़ेगी खाली, किसके लिए? पार्क और उसके लिए। What is the minimum height of a building for multi-story apartment as per URDPFI standards? तो जो नॉर्मल हाइट होती है बिल्डिंग की, में जो अलाउेबल हाइट होती है वो आपको सबको पता है 15 मीटर तक होती है। तो 15 मीटर से जो ऊपर जाएगा वो मल्टी स्टोरी में काउंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या ना हो जाएगा अपना 15 मीटर। ठीक है, एज पर URDPFI स्टैंडर्ड व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ फॉर पेडेस्ट्रियन। मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन सजेस्ट करती है, मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ जो होती है वो होती है 1.8 मीटर।
कितनी होती है 1.8 मीटर, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम जो है ऑप्शन लगाएंगे वो 2 मीटर्स लगाएंगे, ठीक है। What is the minimum percentage of land to be reserved for affordable housing as per URDP5 standards? URDP5 standards और या फिर आप PMGS5 स्टैंड मतलब उसमें प्रधानमंत्री वाली जो है PMAY, उसके तहत भी आप देखेंगे तो 15% आपको ऐसी जमीन जो लोअर क्लास वाले जो EWS वाले हैं या लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, कौन है LIG, लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, उनके लिए 15% लैंड आपको रिजर्व रखनी पड़ती है। As per URDPFI standard, what is the minimum water supply per capita per day for a city? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पर कैपिटा पर डे ऑफ सिटी के लिए अगर नॉर्मली बात करें तो हमें 135 लीटर पानी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है पर कैपिटा पर डे। मतलब एक, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है पूरे दिन भर के अंदर अपने जो भी अलग अलग काम वो करता है, भले ही वो नहाता है, नहाने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, पानी पीने का, खाना बनाने के लिए, जिस भी पर्पज के लिए पानी यूज करता है, तो एक पर्सन के लिए लगभग 135 लीटर की जो वो लिमिट लगाई गई है। लेकिन जो अगर सिटी की बात करें या बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज है, तो वहां पर ये लिमिट जो है 150 लीटर देखने को मिलती है, और यहाँ पर 135 नहीं है, तो हम ज्यादा एक्यूरेट आंसर 150 को मानेंगे। अगर 135 दिया होता तो हम 135 लीटर लगाते, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेरा 150 लीटर हो जाएगा, ठीक है। What is the minimum width of road for commercial area as per URDP5 standards? As per URDP5 standards अगर हम बात करें तो जो रोड होता है वो लगभग आपका, हम बोल सकते हैं कि उसके बाहर, कमर्शियल एरिया के बाहर 100 फीट रोड होना चाहिए लगभग, है ना। तो 100 फीट रोड की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो तो कितनी 33 मीटर के आसपास आ जाएगी, क्योंकि एक मीटर में 3 फीट होते हैं, है ना। ठीक है, 3.128 आई थिंक ऐसे कुछ फिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में बताना है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो वो जो रोड होगा आपका, वो आपका 24 मीटर अगर हम काउंट कर सकते हैं जो कमर्शियल एरिया है। अब यहाँ पर दो कंफ्यूजन है, दो आंसर हमारे पास हो सकते हैं। पहला हमारा 18 मीटर और दूसरा हमारा 24 मीटर। कई जगह पर हमें 24 मीटर सजेस्ट किया हुआ है, कई जगह पर हमें 18 मीटर सजेस्ट किया हुआ है। लेकिन URDP5 गाइडलाइन की बात करें तो वहां पर कमर्शियल एरिया के बाहर 100 फीट वो रोड सजेस्ट करते, तो 33 मीटर या 30 मीटर के आसपास वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है ज्यादा क्लोज आंसर है वो 24 मीटर पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एज पर URDP5 स्टैंडर्ड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन? प्रत्येक 1000 पॉपुलेशन के लिए जो है हमें पब्लिक टॉयलेट प्रोवाइड करने हैं, तो हमें 2 पब्लिक टॉयलेट्स प्रोवाइड करने हैं प्रत्येक 1000 पॉपुलेशन के लिए। What is the main objective of URDP5 standards for social infrastructure? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या URDPFI स्टैंडर्ड्स हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की? अगर हम बात करें, इससे पहले अगर आप 21वें क्वेश्चन तक ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुंच गए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, यही मेरी कमाई है। थैंक यू। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर जो URDP5 स्टैंडर्ड है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के? टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन। तो मैंने बताया यहाँ पर क्या पूछा है इसने, URDP5 स्टैंडर्ड फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बात किसकी होगी? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ना तो वो रूरल के लिए गाइड करेगा, ना वो इंडस्ट्रियल के लिए गाइड करेगा, ना वो फिजिकल के लिए गाइड करेगा। किसके लिए गाइड करेगा? आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं हमारे पास, which of the following is not included in URDP5 standards for social infrastructures? एजुकेशन फैसिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है, पावर प्लांट। पावर प्लांट इसमें नहीं आता है, किसमें? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो एक काम करने की जगह है जो कि सरकार के और बड़े इंडस्ट्रीज के काम आती है। तो एजुकेशन फैसिलिटीज एक सिटी में काम आती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज काम आती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर प्लांट्स। What is the minimum population required for city to provide a maternity center according to URDP5 standards for social infrastructure? अब यहाँ पर मैटरनिटी का मैं चेक कर रहा था, तो पर्टिकुलरली मैटरनिटी का मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन जो स्मॉल हॉस्पिटल होता है या छोटा कम्युनिटी सेंटर होता है, वो लगभग 45,000 से 1 लाख तक वो अलाउ करता है ना। 45,000 से जो 1 लाख अगर जनसंख्या है, और जो नॉर्मल हॉस्पिटल है वो 1 लाख पॉपुलेशन पे काम करता है अपने लिए, ठीक है।
तो मैटरनिटी हॉस्पिटल को भी हम एक तरह से छोटे हॉस्पिटल में सेंटर में काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो मोर एक्यूरेट आंसर होगा वो आपका होगा 50,000। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको जो मैं साथ साथ डेटा बताता जा रहा हूँ इन चीजों का भी आप स्पेशली ध्यान रखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। Which of the following is not a component of social infrastructure as per URDPFI guidelines? अगर मैं बात करता हूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन पार्ट नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फिजिकल, तो कम्युनिटी सेंटर्स, हाँ यहाँ पर लोग सोशली मिलते हैं। मार्केट, हाँ यहाँ पर भी लोग सोशली मिलते हैं। फायर स्टेशन भी सोसाइटी में काम आता है, लेकिन रोड नेटवर्क्स ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोड नेटवर्क्स। What is the minimum area required for a public park in residential area as per URDPFI standards for social infrastructure? अब देखिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है पार्क की वो आपका बोल सकते हैं आप घर के आसपास का जो पार्क होता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट आती है वो होता है आपका रेजिडेंशियल पार्क। तो जो रेजिडेंशियल पार्क होता है वो जनरली 1 हेक्टेयर का होता है। कितने का होता है? 1 हेक्टेयर का, मतलब है ना। एक तो आपके जो बिल्कुल कॉलोनी में घर के पास में होता है वो 0.5 हेक्टेयर का होता है, और जो रेजिडेंशियल एरिया के पास में होता है वो 1 हेक्टेयर का होता है। Which of the following is not included in the URDPI standard for social infrastructure? बस टर्मिनल होते हैं, सोशल जगह है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये तीनों सोशल जगह है। वापस पावर स्टेशन आ गया, तो यहाँ पर पावर स्टेशन हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये नहीं है, नॉट इंक्लूडेड है ना। तो पावर स्टेशन जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं है। 26 के बाद अगर मैं बात करता हूँ 27 की। What is the minimum population required for city to provide a public library according to URDPFI standards? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मैं बात करूं तो पब्लिक लाइब्रेरी जो पुराना जो था उसमें 75,000 है और नए वाले में 1 लाख है ना। तो यहाँ जो आंसर है, एक बार तो हम थोड़ा सा आप लोग इसको चेक कर लेना अपने लेवल पे। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से अगर आप आंसर लगाएंगे तो 75,000 पॉपुलेशन पे जो है हमें URDP5 स्टैंडर्ड्स लगाने पड़ते हैं। देखिए ये जो URDP5 गाइडलाइंस है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और इसमें बहुत बड़ा और बहुत सारा डेटा हमें याद रखना है। कई बार हमें डेटा याद हो जाता है, कई बार नहीं होता। कई बार कुछ कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। What is the minimum area required for a community center in residential area as per URDP5 standards? जो एक कम्युनिटी सेंटर होता है उसके लिए मिनिमम एरिया अगर हम बात करें तो मिनिमम एरिया आई थिंक 0.4 हेक्टेयर्स जो है, या मिनिमम जो होता है वो चाहिए होता है। तो यहाँ जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो 0.5 हेक्टेयर के आसपास हमारा कम्युनिटी सेंटर में रेजिडेंशियल एरिया, किसकी बात कर रहे हैं? रेजिडेंशियल एरिया में उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है जहां पर लोग मिलते हैं कम्युनिटी सेंटर, तो उसका आंसर हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर। Which of the following is not included in the URDP for social infrastructure? हॉस्पिटल हाँ है, डिस्पेंसरी है, नर्सिंग होम है, पावर स्टेशन नहीं है। तो वापस एक बार और पावर स्टेशन वाला हमें देखने को मिला। URDPFI स्टैंडर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? ये क्वेश्चन आप थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसकी ड्राफ्टिंग पूछता है कि ड्राफ्टिंग कब हुई, तो वो जो है वो जून जुलाई 1995 में हुई। जो ड्राफ्टिंग हुई है ना, कब हुई? जून जुलाई 1995 में। तो ये याद रखना। लेकिन आए कब? 1996 में। कब आए ये? 1996। और इसका जो वापस रिविजन हुआ अभी अपन जो पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं? 2014 वाले। कौन से पढ़ते हैं? 2014। और उसके बाद शायद उसका रिवीजन हो चुका है 2016 में नया, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा से प्रधानमंत्री चेंज हुए तो अपने साइन के हिसाब से। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ शॉपिंग सेंटर टू बी बिल्ट एज पर द URDP5 स्टैंडर्ड? तो URDP5 स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं उसके अकॉर्डिंग जो शॉपिंग सेंटर है वो मिनिमम जो है 1500 स्क्वायर मीटर पर एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ होना चाहिए, जो कि रूरल एरिया या जो छोटे कस्बे टाउन है या कुछ 5,000 10,000 पॉपुलेशन को सर्व करने में काम आते हैं, उसके लिए मिनिमम जो URDP5 ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग 1500 स्क्वायर मीटर का हमारा शॉपिंग सेंटर हो सकता है। What is the minimum distance between two shopping center as per the URDPFI guidelines? तो ये जनरली जो 1 माइल के आसपास होती है, 1 माइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 माइल मतलब लगभग 1.68 किलोमीटर, तो लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो 1.5 किलोमीटर। तो 1500 मीटर से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए।
What is the minimum width of shopping center entrance as per URDPFI standards? जो शॉपिंग सेंटर है उसका जो एंट्रेंस है कम से भी कम जो है वो 5 मीटर चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है लोग बहुत ज्यादा कभी भी कोई भी कंडीशन पैदा हो सकती है, तो वहां कम से भी कम वो 5 मीटर जो है वो चौड़ा होना चाहिए। 33 के बाद अगर मैं बात करूं 34 की, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ए शॉपिंग सेंटर एज पर द URDPFI? जो शॉपिंग सेंटर है उसकी मिनिमम हाइट, जो अपने नॉर्मल जो घर होते हैं उसकी जो मिनिमम हाइट अपन लेते हैं वो 2.75 मीटर लेते हैं। जो नॉर्मल अपने हाउस होता है ना, जो मेरे घर है, तो 2.75 मीटर लेते हैं। अगर शॉपिंग सेंटर की बात करें, मैंने आपको बताया कि वहां पर बहुत सारी कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन के लिए जो हाइट है वो भी 5 मीटर ली जाती है। ठीक है। What percentage of parking space should be reserved for two wheelers in shopping center as per URDPFI guidelines? जो टू व्हीलर्स हैं, ऐसा माना जाता है कि टू व्हीलर्स ज्यादा होते हैं, तो जो पार्किंग स्पेस प्रोवाइड की गई है शॉपिंग सेंटर के द्वारा उसका 30%, कितना, 30% जो है वो बाइक के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। वैसे इस टाइप क्वेश्चन पूछता नहीं। What is the minimum number of toilet required for shopping center as per URDPFI standards? One for 25, one for every 50, one for every 75, one for 100 people. तो शॉपिंग सेंटर की, अगर नॉर्मल शॉपिंग सेंटर की बात करें तो वहां पर 1 for 50 पीपल के लिए एक टॉयलेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मॉल की या उसकी बात करते हैं तो ए 1 for 25, मतलब 25 मैन और 25 वुमेन, है ना। तो अलग अलग दोनों के लिए होना चाहिए अगर वो सिटी या किसी बड़ी सिटी के अंदर कोई मॉल है या कोई बड़ा शॉपिंग सेंटर। लेकिन जनरलाइज पूछा है तो 1 for every 50 पीपल्स अवेलेबल होना चाहिए। What is the minimum width of circulation path inside the shopping center as per the URDPFI standards? तो जो शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर कम से भी कम जो सर्कुलेशन की बात करें तो वो कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर की डिस्टेंस कम से कम उस शॉपिंग सेंटर के अंदर घूमने लायक जगह होनी चाहिए। उस कोई भी शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर मिनिमम की बात हो रही है ना। ठीक है। What is the maximum distance travel to reach a shopping center as per the URDPFI standards? URDPFI standards के maximum distance of travel to reach a shopping center as per, तो URDPFI standards के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम में से, वैसे तो वो 2 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए कोई भी एक शॉपिंग, जैसे आपका मान लीजिए रेजिडेंशियल एरिया। हाँ, ट्रैवल मतलब जो है आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि आप घर पे रह रहे हो तो घर से 2 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ही जो है वो 3 किलोमीटर तक अलाउ किया जाता है। 3 किलोमीटर तक तो कोई ना कोई शॉपिंग सेंटर आपके घर के आसपास होना ही चाहिए। तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने घर के बाहर निकल के देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर के अंदर कोई शॉपिंग सेंटर है या नहीं है। What is the minimum land area required for primary school as per the URDPFI standards? तो URDPFI स्टैंडर्ड के थ्रू जो प्राइमरी स्कूल होता है उसके लिए 0.4 हेक्टेयर एरिया रिक्वायर्ड होता है। कितना हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है? 0.4 हेक्टेयर एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो 0.4 हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो वो 1 एकड़ जो है ना, 1 एकड़ जो होता है 0.4046 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 1 एकड़ एरिया हमें चाहिए। What is the maximum distance a primary school should located from any point in the residential area? तो आपके घर के आसपास में, अगर आप सिटी में रहते हैं तो घर के आसपास 500 मीटर के अंदर अंदर एक प्राइमरी स्कूल आपके होना चाहिए। What is the minimum land area required for secondary school as per the URDPFI guidelines? URDPFI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है? तो URDPFI गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं तो वापस लगभग 2 हेक्टेयर, कितना एरिया चाहिए होता है सेकेंडरी स्कूल के लिए? लगभग 2 हेक्टेयर का एरिया चाहिए होता है। तो 2 हेक्टेयर के लिए अगर हम एकड़ में बात करें तो लगभग 5 एकड़ का एरिया हमें URDPFI स्टैंडर्ड्स के तहत, किसके लिए? सेकेंडरी स्कूल के लिए। प्राइमरी के लिए कितना था? 0.4, है ना। इसमें लगभग जो मैदान की साइज, कई बार यही पूछता था कि इसके अंदर मैदान कितना चाहिए, तो 0.8 हेक्टेयर का इसमें प्लेग्राउंड होना चाहिए। हाउ मेनी क्लासरूम्स शुड बी प्रोवाइडेड इन अ प्राइमरी स्कूल एज पर द URDPFI गाइडलाइन? तो 8 क्लासरूम किसी भी क्लास के, छोटे जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर कम से भी कम जो है वो 8 क्लासरूम, जो कि 5वीं तक का होता है, उसके अंदर 8 क्लासरूम अवेलेबल होने चाहिए। What is the minimum land area required for college as per the URDPFI standards? अब कोई भी कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं
तो कॉलेज का जो एरिया रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, अगर नॉर्मली यूआरडीपी 5 स्टैंडर्ड की बात करें तो कोई भी कॉलेज है वो हमें 5 हेक्टेयर के आसपास हमें वो कॉलेज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, 5 हेक्टेयर, कई जगह पर 6 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 6 हेक्टेयर भी मानूं तो 15 हेक्टेयर को जब हम मतलब 5 हेक्टेयर और 6 हेक्टेयर यहाँ पर दो जगह दी हुई है अपने, तो 6 हेक्टेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एकड़ में हमें जमीन चाहिए वो 15 एकड़ के आसपास हमें जमीन चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया कि 0.4046 के आसपास आई थिंक 1 एकड़ इज इक्वल टू हेक्टेयर में होता है। तो 6 हेक्टेयर के कोई भी कॉलेज है उसके लिए आपको 5 से 6 हेक्टेयर जमीन चाहिए। तो अगर 6 हेक्टेयर को मैं कन्वर्ट करूं एकड़ में तो वो हो जाएगा मेरा 15 एकड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और आप अगर 43 लेक्चर तक पहुंच गए, 44 तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, पूरा छाटा मैंने इसको। What is the maximum distance a college should be located from any point in the residential area? मतलब जैसे कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है, उसके घर के पास में कोई रेजिडेंशियल एरिया है, तो सबसे पास में जो रेजिडेंशियल एरिया मतलब मैक्सिमम कितना दूरी पर हो सकता है, तो वो एरिया लगभग 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है हमारे पास, वो एरिया के अंदर कोई कॉलेज आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, हाउ मेनी क्लासरूम शुड बी प्रोवाइडेड इन कॉलेज? एज पर यूआरडीपी 5 गाइडलाइन की अगर बात करूं और आप एक कॉलेज बना रहे हैं तो लगभग जो है 30 क्लासरूम उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए किसी भी कॉलेज के अंदर, एज पर दी यूआरडीपी 5 गाइडलाइंस। ठीक है, 30 क्लासरूम आपको वहां पर देखने ही देखने हैं, होने ही चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल कॉलेज? अब मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कितना लैंड एरिया रिक्वायर्ड है, अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल कॉलेज के लिए, मुझे जहां तक देखा जाए तो 10 हेक्टेयर, कितना, 10 हेक्टेयर एरिया चाहिए। तो 10 हेक्टेयर को अगर मैं एकड़ में कन्वर्ट करूं तो उसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो 2.25 एकड़ के आसपास अगर मुझे कोई मेडिकल कॉलेज खोलना है, क्यों, क्योंकि मेडिकल कॉलेज क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है लिमिटेड ही खुल पाते हैं ना, तो वहां पर हमें एरिया थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि उसके अंदर हॉस्पिटल भी रन करता है, जो पब्लिक है वो भी आती है, इसलिए यहाँ पर एरिया हमें बड़ा रिक्वायर्ड होता है। तो उसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 25 एकड़। आपको ये सारी चीजें याद करनी ही पड़ेगी। आप गूगल पर जाइए, यूआरडीपी 5 गाइडलाइन सर्च कीजिए, कुछ 447 पेज की पीडीएफ है, अगर वो पूरी पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। What is the maximum distance a medical college should be located from any point in the residential area as per the URDP 5? मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर के आसपास कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपका अवेलेबल होना चाहिए सिटी के जहां पे रेजिडेंशियल एरिया है, और नॉर्मल कॉलेज है वो 2 किलोमीटर के आसपास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेडिकल कॉलेज की पर्टिकुलर बात हो रही है तो थोड़ी सी चीजें बढ़ जाती है क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो रेंज है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है ना। हाउ मेनी बेड शुड बी प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल एज पर दी, तो मिनिमम जो है अगर आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो वहां पर 100 बिस्तर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। जो छोटे सेंटर्स हैं, कम छोटे सब सिटी सेंटर्स हैं, वहां पर 50 बेड 25 बेड है, पूरी की पूरी गाइडलाइंस में आपको ये चीजें दी हुई है, तो मिनिमम आपको 100 बेड की जरूरत वहां पर पड़ती ही पड़ती है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लैंड टू बी रिजर्व फॉर पार्क एंड प्लेग्राउंड इन ए सिटी एज पर दी, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि लगभग लगभग 10% जो है आपकी सिटी का जो है एरिया वो पार्क प्लेग्राउंड में होना चाहिए। Which of the following is not a recommended feature of parks under URDPFI standards? एक रिकमेंडेड फीचर नहीं है गार्डन का, तो एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, पब्लिक रेस्टरूम टॉयलेट वगैरह उसके अंदर होने चाहिए, लिटर बीन्स या लाइटर बीन बोल सकते हैं, जो छोटे हल्के डब्बे होते हैं वो होने चाहिए, हाई फेंसेस, बहुत ज्यादा हाई फेंसेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप 50वें क्वेश्चन तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज द रिकमेंडेशन डिस्टेंस ऑफ ए पार्क फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया? पार्क की बात करी जाए और रेजिडेंशियल एरिया से अगर मैं पार्क की बात करता हूं तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर, थोड़ा सा आपको आगे चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो स्कूल है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्कूल है वो कितना होना चाहिए, 500 मीटर, प्राइमरी स्कूल है ना। जो पार्क है वो कितना होना चाहिए, 200 मीटर। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया से कितना होना चाहिए, 200 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। Which of the following is a recommended facility to be provided in parks under the recommended? मूवी थिएटर तो प्रोवाइड करने से रहा है, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
इंटरनेट कैफे भी पार्क करना, लेकिन पिकनिक एरिया या कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर पिकनिक एरिया से मतलब कि कोई जगह हो जहां थोड़ी शेल्टर हम लोग प्रोवाइड करें, उसके नीचे बैठकर लोग आनंद ले सके, खाना वाना खा सके। तो ऐसा कोई पिकनिक एरिया यूआरडीपीएफआई के अकॉर्डिंग हमें उसके अंदर प्रोवाइड कराना पड़ता है। What is the recommended minimum size of neighborhood park under the URDPFI guidelines? जो नेबरहुड पार्क है उसकी, नेबरहुड मतलब वो रेजिडेंशियल के पास में ही पार्क है, तो जो नेबरहुड पार्क होता है उसकी साइज होती है 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो आई होप आप ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। 54 पे अगर मैं चलूँ, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पार्क? डिस्ट्रिक्ट पार्क जो है वो हमारा लगभग 25 हेक्टेयर, थोड़ा सा कितना का होगा यहाँ पर, 25 हेक्टेयर का हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क होगा। ठीक है, मैं आपके सामने थोड़ा सा मैंने पढ़ाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके इसके लेक्चर्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा 25 हेक्टेयर। Which of the following is not recommended feature of playgrounds under the URDPI guidelines? पेरेंट्स लाइटनिंग होनी चाहिए, हाई फेंस बेंच पेरेंट्स के लिए सेपरेट है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप होना चाहिए। हाई फेंसेस जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो गए आज। 55 के बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लेग्राउंड फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया अंडर यूआरडीपीएफआई स्टैंडर्ड्स? तो प्लेग्राउंड जो है वो 100 मीटर तक हो सकता है, मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस है वो जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लेग्राउंड है तो उससे 100 मीटर दूरी पर कोई भी रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है। तो स्कूल 500, पार्क 200 और प्लेग्राउंड 100। ठीक है। Which of the following is not a recommended feature of a botanical garden? Adequate lighting होनी चाहिए, पानी की वहां पर होनी चाहिए। गिफ्ट शॉप, बोटनिकल गार्डन में गिफ्ट शॉप का क्या प्रभाव? ग्रीन हाउस, वहां पर अलग अलग टाइप की वनस्पति उगाई जाती है तो वहां पर ग्रीन हाउस का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो गिफ्ट शॉप वहां पर नहीं होगी। What is the recommended minimum size of a botanical garden under the URDP5 standards? देखिए लगभग जो बोटनिकल यूआरडीपी की अगर हम बात करें तो जो गार्डन है वो हेक्टेयर में ही होगा। 50 हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो इसको 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 20 जो बोटनिकल गार्डन होता है वो 10 से 20 हेक्टेयर का होता है। ठीक है, ये मैं पेपर बना रहा था, क्वेश्चन बना रहा था, तब मैंने स्पेशली यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया कि 10 से 20 हेक्टेयर हो सकता है। ठीक है। Which of the following is not a component of URDPY standard for physical infrastructure? ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन नहीं आता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेरा वाटर फैसिलिटी, दूसरा है मेरा ड्रेनेज फैसिलिटी, तीसरा है मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चौथा है मेरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है, ड्रेनेज का सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है। 60वां क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और 60वें क्वेश्चन पर आगे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। द यूआरडीपी स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, शॉपिंग सेंटर, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटीज। यूआरडीपीएफआई स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है निम्न में से, किसको इंक्लूड करता है? यूआरडीपी स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो शॉपिंग सेंटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएंगे, हाउसिंग तो प्रधानमंत्री प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं आएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो आपको, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या हो गई, जैसे आपकी जो बस है उसके लिए आपने अलग से चौराहे के बाहर यहाँ पर बस स्टॉप प्रोवाइड करना थोड़ा सा, है ना। ठीक है, लोगों को खड़े होने के लिए जगह, ऑटो स्टेशन, इस टाइप की जो चीजें हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। The URDPFI standards for social infrastructure include provisions for, किसके लिए प्रोविजंस हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखिए यहाँ पर बात हो रही थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसकी बात हो रही थी? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं बात कर रहा हूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक टॉयलेट फिजिकल में आते हैं, वाटर सप्लाई फिजिकल में आती है, ड्रेनेज फिजिकल में आता है, शॉपिंग सेंटर्स जो है जहां पर लोग मिलते हैं, सोशली गैदर होते हैं, तो ये जो इसका आंसर होगा शॉपिंग सेंटर। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड जो यूआरडीपी के क्वेश्चन आएंगे इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। The URDPI standard for provision for shopping centers include,
मिनिमम नंबर ऑफ पार्किंग, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स, मिनिमम साइज ऑफ शॉप, मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप। नहीं, ऐसा जो शॉपिंग सेंटर है वहां पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता कि इतनी नंबर शॉप होनी चाहिए, इतनी साइज इतनी होनी। साइज के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, बट मिनिमम साइज ऑफ शॉप ऐसी कोई डिसाइड नहीं कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स पे भी ऐसा कुछ उनका कमेंट नहीं। हाँ, पार्किंग के लिए उन्होंने जरूर गाइडलाइन दी है, कोई भी शॉपिंग सेंटर तो वहां की पार्किंग के लिए उन्होंने थोड़ी सी गाइडलाइन दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्किंग। द यूआरडीपीएफआई स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोविजन फॉर एजुकेशनल इंक्लूड, एजुकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। क्लासरूम साइज हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अलग बॉडीज हैं वो प्रोवाइड करती है, यूआरडीपीएफआई में इसका कोई रोल नहीं है। लाइब्रेरी में कितनी बुक हो इससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। क्लासरूम में कितनी विंडोज से भी कोई मतलब नहीं है। क्लासरूम का साइज और नंबर ऑफ क्लासरूम है ना, नंबर ऑफ क्लासरूम, इन दोनों चीजों से जो है यूआरडीपीएफआई को मतलब है, बाकी इन चीजों से मतलब नहीं है। क्लासरूम, हाँ, नंबर ऑफ क्लासरूम, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिनसे उन्हें मतलब है। 63 पे पहुंच गया। 64, द यूआरडीपीएफआई स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोविजन फॉर पार्क्स इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर, क्या क्या हो सकता है भैया। मिनिमम साइज ऑफ पार्क, हाँ इसके बारे में बोला है उन्होंने कि मैंने बताया ना आपको कि जो नॉर्मल पार्क होते हैं वो 0.5 हेक्टेयर के होते हैं, फिर 1 हेक्टेयर के होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाला 25 का होता है, फिर 5 हेक्टेयर का पार्क होता है, ठीक है, कम्युनिटी वाला। तो मिनिमम साइज ऑफ पार्क के लिए जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन पार्क, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कितने भी ट्री उगाओ। नंबर ऑफ बेंचेस भी कोई जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ प्लेग्राउंड्स भी कोई जरूरी नहीं है। तो मिनिमम साइज ऑफ पार्क के उन्होंने बातें की हुई है। द URDPFI स्टैंडर्ड फॉर प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के लिए भी उन्होंने जो है मिनिमम टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर प्लेग्राउंड, वो तो कितने भी आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विंग्स, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड पर उन्होंने बातें की हुई है URDPFI ने, तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड्स। Which of the following is not a component of URDPFI standards for physical infrastructure? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन पार्ट नहीं है? तो भैया सीधी सी बात है, सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हो सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट, ये हो सकता है। पब्लिक सेफ्टी फैसिलिटीज, पब्लिक सेफ्टी की क्या फैसिलिटीज जो देगी यूआरडीपीएफआई, पब्लिक सेफ्टी के लिए तो कोई ऐसा कोई है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और पब्लिक सेफ्टी फैसिलिटीज, ठीक है। तो दो आंसर हो जाएंगे, इन दोनों आंसरों में से जो ज्यादा सही आंसर है वो मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा डी के साथ, पब्लिक सेफ्टी फैसिलिटीज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हो, हाँ हो सकता है हम जो सप्लाई के लिए नहीं, मतलब उन्होंने क्या है कि गाइडलाइंस जो दी है वो किसके लिए दी है, पोल्स के लिए दी है। किसके लिए दी है, पोल्स के लिए, कि वो घर से आपके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर और वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 2.5 मीटर, कहीं पर जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस 3.7 मीटर ये होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स है उनके लिए इन्होंने गाइडलाइन दी, सप्लाई के लिए इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूजिंग भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा हमारे पास पब्लिक सेफ्टी फैसिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। The URDP5 standards for provision for education include the guidelines for minimum number of toilets, maximum number of windows। तो खिड़की दरवाजों के बारे में तो बात नहीं करते। मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड, जी हाँ दोस्तों, तो मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड के बारे में बात की है इन्होंने। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नहीं इसके बारे में भी नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ टॉयलेट्स के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन फैसिलिटीज की, तो एजुकेशन फैसिलिटीज में जो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, तो मैंने जो भी गाइडलाइन देखी है उसमें मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड मुझे ज्यादा देखने को मिला, है ना। नंबर ऑफ टॉयलेट्स के बारे में भी इसमें बातें हैं। तो ज्यादा जो सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा मिनिमम साइज ऑफ प्लेग्राउंड्स। आप इसको थोड़ा सा और एक बार चेक कर लें, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैंने यूआईडीपी गाइडलाइन पढ़ी तो वहां पर उसके प्लेग्राउंड की साइज के बारे में उन्होंने जरूर मेंशन किया होगा कि इतनी जगह जो है प्लेग्राउंड की होनी चाहिए एजुकेशन फैसिलिटी के लिए। एजुकेशन का मैं मतलब ले रहा हूँ जो आपका स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उससे, ठीक है। अगर नॉर्मल एजुकेशन की बात करें लाइब्रेरी की और उसकी, तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ टॉयलेट्स भी हो सकता है, ठीक है।
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ URDPFI स्टैंडर्ड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, नहीं, ये तो हम प्लान करते हैं, प्लानिंग का पार्ट है। टू इंश्योर प्रोविजन फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज हो सकता है। टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका रोड हो गया, आपका सीवेज हो गया, आपका पब्लिक टॉयलेट हो गया, है ना, तो इन सब का ध्यान रखना है। वो सारी की सारी जो गाइडलाइंस है किसके अंदर है? आपकी URDPFI गाइडलाइंस के अंदर। What is the minimum road width prescribed by the URDPFI standards for a residential area? Residential area के लिए मिनिमम जो विड्थ है वो कितनी प्रिस्क्राइब की गई है? मिनिमम, देखिए, मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है, तो मिनिमम जो विड्थ है वो रेजिडेंशियल एरिया, जो घरों के बाहर जो स्ट्रीट की बात होती है, इसके अंदर स्ट्रीट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो विड्थ है वो 6 मीटर की रोड की विड्थ होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। स्ट्रीट की जो विड्थ की बात करते हैं, ठीक है। What is the minimum size of a community center as per the URDPFI guidelines? URDPFI guidelines के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी सेंटर है उसको, कम्युनिटी सेंटर क्या होता है? कम्युनिटी सेंटर आपका, कम्युनिटी सेंटर के लिए जो गाइडलाइन थी 500, 1000, 1500, 2000। कम्युनिटी सेंटर जो है हेक्टेयर में, इसकी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई थी कम्युनिटी सेंटर की। यहाँ पर मिनिमम जो आपको कोई भी कम्युनिटी सेंटर क्या होता है, जैसे कोई कम्युनिटी है उनके लिए, जैसे आपने देखे होंगे कि लोग क्या कहते हैं कि जैन, जैसे उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे जैन लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर हॉल होते हैं, अटल बिहारी हो, मतलब यहाँ पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हॉल, जैसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहाँ लोग मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं। तो मिनिमम साइज जो है URDPFI के, अगर स्क्वायर मीटर्स की मैं बात करूँ तो वो जो होगी वो 2000 स्क्वायर मीटर के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। 2000 स्क्वायर मीटर मतलब 0.2 हेक्टेयर, है ना, 0.2 हेक्टेयर, ठीक है। एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं आप सबको पता होगा? एक हेक्टेयर में जो होते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। थिंक जो प्रोविजन है वो 0.4 हेक्टेयर का है जहां तक मुझे याद है। तो यहाँ हम जो है 2000 स्क्वायर मीटर के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। अर्बन एरिया है, जगह ज्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे साथ ये लंबा सफर तय करके 71 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं और आपको लगा है कि मैंने थोड़ी मेहनत की है, तो उस मेहनत को थोड़ा सा हेल्प कर दो और सब्सक्राइब कर दो। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ ए पार्क एज पर द URDPFI स्टैंडर्ड्स? तो मिनिमम एरिया मैंने आपको बताया पार्क का 0.5 हेक्टेयर होता है, जो कि आपकी कॉलोनी का जो पार्क होता है, रेजिडेंशियल एरिया में भी जो कॉलोनी या घर के आसपास का जो पार्क होता है वो 0.5 हेक्टेयर का होता है, ठीक है। फिर रेजिडेंशियल वाला 1 हेक्टेयर का, फिर उसके बाद 5, फिर 10, फिर 25। What is the minimum distance between two parks in a residential area? एक रेजिडेंशियल एरिया में जो दो पार्क अगर अवेलेबल है तो उनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कोई भी दो पार्क अगर अवेलेबल है, वैसे नॉर्मली इसका बहुत ज्यादा उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो वो उसको जो रेजिडेंशियल एरिया से आप कंसिडर कर सकते हो कि एक पार्क यहाँ अवेलेबल है, एक पार्क यहाँ अवेलेबल है, तो दोनों के बीच में भी रेजिडेंशियल एरिया से जो दूरी आती है वो दोनों के बीच में भी होनी चाहिए। वो आंसर आ जाएगा आपका 200 मीटर। What is the minimum number of primary school required in a residential area as per the URDPFI standards? URDPFI standards की अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्कूल की, देखिए जो इसमें है ना, यहाँ पर दो चीजें हैं। इन्होंने दिया है प्राइमरी, अगर ये प्री प्राइमरी दे दे, आपको क्या दे दे? प्री प्राइमरी, है ना। प्री प्राइमरी मतलब आई थिंक 5वीं तक होता है ना, या और कम हो सकता है। प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी स्कूल एक पर 2500 पॉपुलेशन पे चाहिए, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल की अगर मैं बात करूं, जो प्राइमरी स्कूल है वो एक प्रत्येक 5000 पॉपुलेशन पे एक आपको स्कूल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 73 हो गया। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर ए बैंक इन कमर्शियल एरिया एज पर दी URDPFI? तो देखिए, बैंकों में क्या है कि जो काउंटर का या फ्लोर, देखो बैंक में उन्होंने कुछ प्रोविजन थोड़े से दिए हुए हैं। उन्होंने दिया हुआ है कि काउंटर का जो एरिया है काउंटर के लिए वो आएगा 75 स्क्वायर मीटर। ATM के लिए जो है वो 6 स्क्वायर मीटर। और पूरा जो बैंक का पूरा जो हॉल है वो आएगा 2500 स्क्वायर मीटर, है ना, पूरा बैंक मतलब, है ना। तो मेरे हिसाब से फ्लोर या उसका जो एरिया है यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा मेरे पास वो 75 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। What is the minimum parking space required for a bank in a commercial area
एज पर दी URDPFI गाइडलाइंस। तो व्हाट इज द मिनिमम पार्किंग स्पेस एरिया, अगर मैं बात करता हूँ 75 की, तो कमर्शियल एरिया में है ना पार्किंग स्पेस, तो एक कार पर 50 स्क्वायर मीटर, 75, 100, 125, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू URDPFI, एक कार पर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया, वहां पर आपके पास एक कार पार्क करने के लिए पार्किंग की जगह होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ URDPFI स्टैंडर्ड्स टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To ensure sustainable and equitable development in urban and regional area, to ensure availability of basic amenities and infrastructure in urban areas, to ensure the provision of social economic services in urban area, to ensure the availability of adequate open spaces in urban areas। तो सारी मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अर्बन एंड रीजनल है ना, क्योंकि यहाँ पर हम जो URDPI फुल फॉर्म है वो अर्बन एंड रीजनल, तो अर्बन और रीजन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल इक्विटेबल डेवलपमेंट है उसको ग्रो करना है, इसका काम हो जाएगा। Which of the following is not a component of URDPFI standards? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लैंड यूज प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी काम देखने को मिलता है, ट्रैफिक एंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम देखने को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो URDPFI का काम नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो URDPFI का काम नहीं है। Which of the following is an essential component of URDPFI standards for transport planning? Encouraging the use of private vehicles, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता। Ensuring the availability of adequate public transport services, हाँ हो सकता है। Ensuring the availability of public transport services, प्रोवाइड कराना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, जी हाँ ये भी हो सकता है। प्रायोरिटाइजिंग रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, रोड वाइडनिंग कोई सोल्यूशन नहीं होता है ना, तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मेन काम है उसका वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा काम है, नॉन मोटराइज पे कम होता है। नॉन मोटराइज क्या होते हैं? जो पैदल चलने वाले, जो साइकिल वाले, तीन बैलगाड़ी वाले भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो ज्यादा अच्छा आंसर है और ज्यादा सही आंसर है वो अपना होगा इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, है ना। Which of the following is a key component of the URDPFI standards for water supply and sanitation? वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए क्या की कंपोनेंट है? तो हमारे पास ऑप्शन है एनकरेजिंग द यूज ऑफ इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनल टॉयलेट्स, प्रमोटिंग द यूज ऑफ ट्रेडिशनल सैनिटेशन सिस्टम, प्रायोरिटाइजिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई ओवर सैनिटेशन फैसिलिटीज। प्रायोरिटाइजिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई ओवर सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो ऐसा तो कहीं नहीं दिया हुआ कि भैया इसके ऊपर से आप पहले वाटर सप्लाई कर दो फिर सैनिटेशन बाद में कर देना। ट्रेडिशनल सैनिटेशन सिस्टम को भी बढ़ावा नहीं दिया कि भैया पहले तो मल इकट्ठा करते थे ले जाते थे। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनल टॉयलेट फैसिलिटीज, नहीं ये भी इसके अंदर नहीं होगा, कम्युनल टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनकरेजिंग द यूज ऑफ इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ तक लेक्चर दे रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो उसका आंसर आप दो बार पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अब ये जो डी वाला इसका ऑप्शन है, अब प्रायोरिटाइजिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, है ना। अब प्रायोरिटाइज मतलब आप ओवर को यहाँ भूल जाएंगे ना, ओवर लिखा हुआ है। अब अगर आपने इसको एंड पढ़ लिया तो आपका सीधा आंख नीचे आंसर होगा कि हाँ भाई सीधी बात है, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन दोनों की बातें हो रही है, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन दोनों की बातें हो रही है, तो दोनों मिक्स आएंगे तो आंसर कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें गलतियां देखने को मिलती है। Which of the following is not a component of the URDPFI standards for environmental sustainability? निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है environmental sustainability के लिए? Encouraging the use of renewable energy sources है, renewable energy sources हमें बढ़ावा देना है। Promoting waste segregation and management, ये भी बढ़ावा देना है। Prioritizing industry growth and environmental concern, इनको प्रायोरिट ओवर, वापस ओवर आ गया देखिए, है ना। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कभी भी एनवायरमेंटल कंसर्न से ऊपर हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ये नहीं आएगा, है ना। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अपना जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बात है नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन करना है। Which of the following is a key component of the URDPFI standards for heritage conservation? हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए कौन सा की कंपोनेंट है? एनकरेजिंग द डिमोलिशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग, क्या ये हो सकता है?
पुरानी उसको नहीं करना है ना। प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग, हाँ ये हो सकता है। प्रायोरिटाइजिंग न्यू कंस्ट्रक्शन ओवर हेरिटेज कंजर्वेशन, तो ये नहीं कि वो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के नया बना दो, नहीं। अलोइंग अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट इन हेरिटेज एरिया, नहीं ये भी नहीं। तो बेस्ट आंसर जो है वो प्रमोटिंग द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग। दोस्तों मैं एक सलाह और दूंगा आपको कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ कंफ्यूज हो रहे तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरह से आप सवाल सोल्व करो। और आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। Which of the following is not a component of the URDP5 standard for social infrastructure? पापा देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है? हाँ आती है। हेल्थ फैसिलिटीज आती है? आती है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आती है? आती। कमर्शियल फैसिलिटीज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आती, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिजिकल, है ना, उसके अंदर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। Which of the following is a key component of the URDPFI standard for housing? Encouraging the construction of high-rise building, नहीं। Promoting affordable housing for all income group, ये हो सकता है। Prioritizing the construction of individual houses over apartment, नहीं ऐसा कोई नहीं बोला उन्होंने। Encouraging informal settlement in slums, नहीं ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, promoting affordable housing for all income groups. Which of the following is a key component of the URDPFI standard for solid waste management? प्रोमोटिंग द यूज ऑफ लैंडफिल फॉर वेस्ट डिस्पोजल। देखिए लैंडफिल क्या होता है, जो भी आप कचरा इकट्ठा करते हैं तो शहर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसके अंदर वो कचरा डाल देते हैं ना। वो लंबे समय तक वो कचरा डलता रहता है, धीरे धीरे वो जमता रहता है और सेग्रेट होता रहता है ना। ठीक है। दूसरा है एनकरेजिंग द सेग्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ये हो सकता है। प्रायोरिटाइजिंग ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट इन अर्बन एरियाज, ओपन अगर हम करेंगे तो उसकी बदबू आएगी, वो परेशानी क्रिएट करेगा। इंक्रीजिंग बर्निंग ऑफ वेस्ट, तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। लैंडफिल भी सॉरी हाँ, लैंडफिल में क्या इसको प्रेशराइज कर देते हैं, तो इतनी लैंड अवेलेबल होती नहीं है सिटी एरिया में, तो जो है उसको सेग्रेट करना, उसको रिसाइकल करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो और आप मेरे साथ 84 क्वेश्चन तक अगर बने हुए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है और आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आने वाले टाइम में अलग अलग एग्जाम्स को लेके वीडियो बनाता रहूंगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और थोड़ा लंबा है, देखना इसको। थैंक यू।